बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम और इस पहले प्रोग्राम में इस हफ्ते के जो पहला टॉपिक हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है जी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल। बेज़ाब्तगियाँ वहाँ पर होना, मरीज़ों की दादरसी ना होना, चोरियाँ होना हमारे सरकार के अस्पतालों में रूटीन बनती जा रही है। म्यो अस्पताल की ही बात सुन लीजिए, जो कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है। उसकी है जी केथ लैब, जहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत के कार्डिक स्टंट्स, जो कि ऐसे लोग हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी होनी होती है, उनके दिल की कुछ शरियानें बंद होती हैं, उनको खोलने के लिए कुछ स्टंट्स का इस्तेमाल होना होता है। वो तिब्बी आलात और जो कार्डिक स्टंट्स हैं उनमें मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ और करप्शन सामने आई है। ये मामला है क्या, ये स्टंट्स कितने महंगे होते हैं? क्योंकि हमने जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर का अस्पताल, वहाँ पर भी मतलब हमने एक्सपायर स्टंट्स की कहानी सुनी। कुछ साल पीछे चले जाएं, फिर इस तरह की माली बेज़ाब्तगियाँ वहाँ पर भी देखी, और अब म्यो अस्पताल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहाँ पर प्रॉपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, एहतसाब का निज़ाम नहीं है, जिसका जो दिल आता है वो करता चला जाता है? क्योंकि हम लोगों ने ये भी कहानियाँ सुनी कि पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, कुछ की मैं बात कर रही हूँ, मेडिसिन का चोरी होना, जो सर्जिकल आलात हैं उनका चोरी होना, बाद में दूसरी फार्मेसीज पे बेचना, ये भी रूटीन की खबरें अब बन चुकी हैं। महकमा हेल्थ क्या कर रहा है? हमने प्राइमरी अलग कर दिया, सेकेंडरी अलग कर दिया, हमने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद बेहतरी क्या आ रही है? बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद साहब, अस्पतालों की सूरत हाल तो बेहतर होने चाहिए। हमने डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट बनाया है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सर अभी तक बेज़ाब्तगियाँ, माली बेज़ाब्तगियाँ, चोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। शुक्रिया मैडम। ये बात किस्मती है हमारी कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसकी तरफ म्यो अस्पताल की तरफ आते हैं। हकीकत ये है कि जब से ये हुकूमत आई है और 2 शोबे बने हैं महकमा सेहत के, 2 हिस्सों में तकसीम किया, और जब से खुसूसन ये आप बात कर रही हैं म्यो हॉस्पिटल की, म्यो हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अंडर है, और इसके 2 सरबराह हैं। एक तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, और दूसरा जो सेक्रेटरी असल सरबराह होता है वो अजमत महमूद खां है। अजमत महमूद खां ने जब से चार्ज लिया है, मैंने देखा है बतौर हेल्थ रिपोर्टर सही कि महकमा सेहत में देखिए रातों रात तब्दीली नहीं आती, बहुत सारे शोबाजात में तब्दीलियाँ आई उसकी वजह से, और बहुत सारे करप्शन जो है वो कम हुई है। ये जो अजमत महमूद खां लगे हैं, इनकी वजह से वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इन्होंने स्ट्रीम लाइन कर दिया है कि कम से कम बेज़ाब्तगियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसके नताइज आएँ। इस पे मैं अजमत महमूद खां और उनकी टीम को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन ये कहना कि ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं, ये सालाना ऑडिट होता है हर डिपार्टमेंट का, ये म्यो हॉस्पिटल ही नहीं, सर्विस हर शोबे का एक सालाना ऑडिट होता है। अब उसमें से ये हिस्सा है एक रूटीन का कि ऑडिट होना ही होना है। तो इस दफ़ा जो म्यो हॉस्पिटल अकेले का ऑडिट नहीं हुआ, ये पूरे महकमा सेहत का ऑडिट हुआ है। अब मैं आपको मिसाल दूं, PKLI का भी ऑडिट हुआ है, वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की खुर्दपुर्द है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुर्दपुर्द नहीं है, प्यारा जात बनते हैं कि ये इसमें बाज़ कोताहियाँ हो जाती हैं। अब म्यो हॉस्पिटल का ऑडिट हुआ, उसके बाद जब वो ऑडिट में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई कि कोई जो स्टंट थे, बलून्स थे, अब देखें जो स्टंट हैं ये कहते हैं कि वो 1 करोड़ को 23 लाख के स्टंट जो थे, जिनकी तादाद तकरीबन 232 थी, वो उसमें कोई खुर्दबुर्द कह ले या उसमें कमी बेशी थी। 2 करोड़ 23 लाख ये टोटल बनता है ना। उसके बाद 1000 से ज्यादा बलून्स हैं। बलून वो है जो मरीज के अंदर बलून जाता है और वो बंद नालियां शरियाने खोल देता है। ये कोई 1059 वो हैं। ये कुल मिला के वो कहते हैं कि 2 करोड़ 23 लाख रुपए की कोई ये कहते। देखिए जब ऑडिट होता है तो वो जब उसके आगे मजीद फोरम है कि एक टीम आती है, वो ऑडिट करती है और वो हॉस्पिटल इंतजामिया को देती है कि इसको देख लें, अगर आप इसका दफा कर सकते हैं तो कर लें। बाज़ क्लर्क बाबू माफिया जो है उसकी वजह से वो दफा नहीं कर पाते और फिर ऑडिट पैरे बनते हैं। म्यो अस्पताल में जब ये ऑडिट पैरा बना तो इस पे जो
मदब्बर रेहान जो एमएस थे, इस वक्त वो एंटी करप्शन की हिरासत में चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली है। बिल्कुल। अब देखिए उन्होंने वो कहते हैं कि वो लाए सेक्रेटरी साहब के इल्म में, सेक्रेटरी साहब ने फौरी उस पर एक्शन लिया, उस पर एक स्पेशल ऑडिट टीम बनाई, उसमें वो पकड़ा गया, इधर उधर से कोई कमी है उसमें। फिर उसमें मदब्बर ने खत लिखा सेक्रेटरी सेहत को कि सर इस पर एक आला सतही कमेटी बना दे। कमेटी बन गई, इन्वेस्टिगेशन की जाए। अभी वो जारी थी, लेकिन ये देखें बाज़ का सेटल हो जाते हैं, बड़ी तादाद में जो पैरे हैं वो सेटल हो जाते हैं जब उसका वो ऐसे होते हैं कि जब उसका दफा किया जाता है। मसलन कागजात पूरे नहीं है कि जी आपने एक चीज़ खरीदी, इसके फलां फलां एडेंट कहाँ हैं, वो बाज़ का इधर एडेंट लाखों की तादाद में जो एडेंट बुक्स हैं वो बनती हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, मुझे जावेद साहब इसी सारे मामले से, क्योंकि ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का ही मामला है कि रिकॉर्ड में आपने चीजें इस्तेमाल कर ली हैं लेकिन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है या वो मेंटेन नहीं हुआ। हाँ, हम अब ऑनलाइन सिस्टम पे जा चुके हैं हमारे अस्पताल, या अभी भी हम पुराने सिस्टम पे ही हैं? क्योंकि अगर तो हम ऑनलाइन सिस्टम पे जा चुके हैं तो एक क्लिक की देर है, हम फौरन से पहले सारा रिकॉर्ड देखते भी हैं, हमें पता होता है कि इतनी चीज़ें दस्तयाब है क्योंकि पूरी दुनिया अब सॉफ्टवेयर्स के तहत ही चल रही है। एक क्लिक पे हमें पता होता है इतनी प्रोडक्ट्स मौजूद है, इतनी इस्तेमाल हो गई हैं और इतनी बाकी रह गई हैं। तो क्या हमारे अस्पताल अभी इस मामले से दूर हैं या फिर वहाँ पर भी यही सिस्टम चल रहा है? जी देखिए, ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आज से कोई जब ये सेक्रेटरी आए हैं हजरत महमूद खान, तो इन्होंने भी ऑनलाइन पूरा अस्पताल का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें कोताही होती है। वो कैसे कि अमले की शॉर्टेज की वजह से, या चीज़ देर से आई, देर से आगे गई। अब भी जो एडेंट बुक्स हैं, महकमा सेहत की तरफ से ये हुक्म है कि ऑनलाइन इसकी सेल परचेज हो और इसका जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो। लेकिन बाद जो डिस्पेंसर्स हैं, क्लर्क हैं, स्टोर कीपर हैं, नर्सें हैं, वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है, ना उनकी कोई तरबियत हो सकी है कि वो फौरी तौर पर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो उनमें कमी आ गई, वो उसमें कंप्यूटर पे डालें। और वो ये महकमा सेहत में इसमें कोताही नहीं है, इसमें अस्पतालों की इंतजामिया की कोताही है। हम महकमा सेहत ने तो सिस्टम दे दिया कि इस पे अमल करो और इसको लेके आगे बढ़ो। निगरानी तो करनी है ना, निगरानी महकमा सेहत ने करनी है। सेक्रेटरीज बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने निगरानी तो सर करनी है। उस पे देखें, उस पे मौजूद है एमएस मौजूद है अस्पताल का, ठीक है, डायरेक्टर फाइनेंस मौजूद है, एएमएस स्टोर मौजूद है, डीएमएस स्टोर मौजूद है, फार्मासिस्ट मौजूद है, चीफ फार्मासिस्ट मौजूद है, डिस्पेंसर, स्टोर कीपर। ये कोताही यहाँ पे हो रही है कि वो उसको ऑनलाइन नहीं करते, कोताही कर देते हैं। बाज़ का तो यहाँ तक होता है कि एक महीने बाद वो अपडेट करते हैं, लिखते जाते हैं, वो एडेंट बुक्स लिखते जाते हैं। आज भी अस्पतालों में जो एडेंट बुक्स हैं वो ऑनलाइन नहीं आ रही। अच्छा, हुक्म यही है महकमा सेहत का, यानी अभी तक वो लिखत पढ़त करके खाते चल रहे हैं। ये तो इसको सही करने टाइम में बाद में खोल के बैठ जाए और आपने एंट्रीज करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं अस्पताल एक ऐसा बदकिस्मत अस्पताल है कि यहाँ पे कई सालों का ये किस्सा है और इनको कोई, मेरे ख्याल में कोई अच्छा, जो इन्होंने बहुत सारे तजर्बात किए हैं कि जनरल कैडर से एमएसशिप लेके प्रोफेसर्स को दिए, वो भी नाकाम हुए। फिर उन्होंने जनरल कैडर की तरफ ले आए, वो भी मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है कि इसमें होना चाहिए। अब मेयो अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है सूबे का जहाँ पे लड़ाइयाँ चलती हैं, बहुत सारी ग्रुपिंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और ये जो स्टोरी सामने आई है, ये जो खुर्द-बुर्द, ये देख लेना आइंदा दिनों में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कागजात दे देते हैं। ये भी एक लड़ाई है कि एक ग्रुप की दूसरे से लड़ाई है। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि जब महकमा सेहत कह रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम मैंने कर दिया, मैंने पोर्टल बना दिए, मैंने इस पे आप क्यों नहीं करते? तो आप लिखत पढ़त में क्यों चक्कर में पड़े? क्यों चक्कर में लाते? तो इसका जिम्मेदार एमएस होता है। अच्छा, एमएस स्टोर होता है। जावेद साहब, रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि बाज पुराने मरीजों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो स्टिकर्स इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को एडजस्ट और मेंटेन करने की भी कोशिश की। ये भी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। बिल्कुल है। और ये बड़ा इंकशाफ है उस पे कि जो पुराने मरीज हैं उनको नई फाइल्स बनाएंगे। तो ये देखिए ना, एक लंबी चेन है इसमें। मेरा ख्याल है कि एक डिस्पेंसर से लेकर, नर्स से लेकर प्रोफेसर तक, और फिर एमएस ने निगरानी क्यों ना की,
वो कस्टोडियन ऑफ द हॉस्पिटल है, बिल्कुल, और उन्होंने निगरानी क्यों ना की, वो करते इसकी निगरानी। और अगर कोई कमी कताई थी तो ऑडिट टीमों को बताते कि ये कागजात है, ये यूज किए हैं। और ये हो सकता है कि कोई पुराने मरीजों का रिकॉर्ड, जो कि देखें यहाँ पे ये मैंने तो शुरू में कहा था कि इसमें बदयांती में कोई कमी आई है, इस सेक्रेटरी के डंडे की वजह से। अच्छा। और उनकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, अजमत महमूद की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बेहतरी आई है, लेकिन फुल बेहतरी नहीं आई। अभी तक मजीद काम करने की जरूरत है, लोगों को अभी वर्कशॉप देने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। कहा जाए कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर टीचिंग अस्पताल के ये जो लाहौर के अंदर टीचिंग अस्पताल है, वहाँ पे ये आलम है कि ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही हैं, खुरद पकड़ी जा रही है, बेज़ाब्तियाँ पकड़ी जा रही हैं, तो जो दूर दराज अस्पताल हैं वहाँ पे क्या आलम होगा? ये मरीज का इत्तिसाल है, ये एक अस्पताल का पैरे की बात नहीं है। आज देखें, आज जो एंटी करप्शन है उन्होंने एमएस को हिरासत में लिया है और दरख्वास्त दी है वाईडीए ने दरख्वास्त दी है कि यहाँ पे ये हुआ है और इसको लेके पकड़ो, बिल्कुल ऐसा इसको हुआ। तो देखें, ये एक अस्पताल का रौला नहीं है, ये पूरे पंजाब में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में ऑडिट पैरे मौजूद हैं, पिछले 10 सालों के मौजूद हैं। ठीक है। अब जो इस एमएस ने खत लिखा था सेक्रेटरी को अपनी हिरासत से पहले, ये मेरा ख्याल जुम्मे को खत लिखा है कि इसका कम से कम 10 साल का इसका जो है ना वो ऑडिट होना चाहिए स्पेशल, ताकि पता चल सके कि क्या कमी है। वो सेक्रेटरी सेहत को लिख रहा है, वो खुद क्यों नहीं किया उसने? खुद कर लेते ना, खुद करते। तो ये सारा का सारा जो है गोरख दत्ता है। अच्छा, जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है ना, इंक्वायरी और पैरास की जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक तो उसमें ये बताया गया है कि केथ लैब से जो है वो स्टंट्स गायब हैं, उनका ज़रा पता कराएं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरा, खसूसी ऑडिट के दौरान ये रिक्वेस्ट की गई है कि एको मशीनें, एंजियोग्राफी सूट्स, केथ लैब आलात समेत तमाम जो तिब्बी मशीनरी है उसकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए कि आपके पास सिस्टम में कौन कौन सी मशीनरी आ रही है और ऑन ग्राउंड कौन कौन सी मशीनरी मौजूद है। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये और बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखें, जब मशीनरी आती है ना, जब दाखिल होती है, परचेज होती है, वो सेंट्रल परचेज हो या किसी अस्पताल इंटरनल परचेज करें, तो मैडम उसका एक फिजिकल रिकॉर्ड कमेटी मौजूद होती है। अच्छा, एक टेक्निकल कमेटी मौजूद होती है, एक फाइनेंस कमेटी मौजूद होती है, एक परचेज कमेटी मौजूद होती है। ये चारें कमेटियां जो हैं, ये उसकी पहले उसकी परचेज कमेटी देखती है कि ये परचेज हो गई, आ गई। उसके बाद फिजिकल कमेटी आती है, वो कहती है कि ये हमें वसूल हो गई। उसके बाद उसकी रिपोर्ट होती है। उसके बाद टेक्निकल कमेटी आती है कि क्या जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक है, हुई नहीं, वो कमेटी मौजूद है। तो मेरा ख्याल में जावेद साहब, यही अगर हम हुकूमत की बात कर रहे होते ना, तो अब तक आपने कहना था कि हुकूमत डैश 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 कोई भी चीज पी के सो रही है। तो ये कमेटियों के बारे में भी तो कहना है, ये सो रही है कुछ पी के। ये सवाल आ गया, मुझे पता था आप करेंगी, शुक्रिया। तो बाद में मेरा मौकफ वही है। देखिए, मेरा मौकफ, मैंने कर क्या रहे हैं यहाँ पे? मेरी सुने, मैंने ये कहा कि मेयो अस्पताल की पिछले 20 सालों से ये बदकिस्मती रही है। ठीक है कि यहाँ कोई अक्सरियत जो है वो बंदे की पुत्र नहीं रही। यही वो वजह है कि ना कमेटियां अपना काम कर रही हैं, ना स्टोर अपना काम कर रहे हैं, ना नर्स अपना काम कर रही है, ना जो एंड यूजर है वो अपना काम कर रहा है। ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब को मजीद काम करना होगा और मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफी को मजीद देखना होगा, बिल्कुल इसको बेहतरी लाने के लिए। तो ये जो इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स पैरास आते हैं, पहले तो इनको देख के इन्वेस्टिगेशन करके जो जिम्मेदार है निकाले ना, उनको तो साइड पे करें। जी बिल्कुल, मौतलियां ना करें ना कि किसी और तरफ जाके उनकी दोबारा से बालें, उनको निकालें, साइड पे करें, ताकि बाकी लोगों के लिए। मैडम, मैं इसके निकालने के खिलाफ हूँ। वो किस तरह से कि देखें, निकाल तो कान पकड़ के 1 सेकंड में जाता है। अच्छा। लेकिन मजा तब अब अस्पतालों में बर्बादी यहाँ तक है सर, सारी जिंदगी इन्होंने लगा के अभी तक करप्शन, आपको लग रहा है ये सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? ये सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, जो वक्त आ रहा है ना इन पर। अब देखिए, पिछले 15 सालों से किसी मरीजों की तादाद में अस्पतालों के अंदर 100% से 200% इजाफा हो गया। उसमें 50% बंदे रिटायर हो गए। उनकी जगह हुकूमत ने कोई नया बंदा भर्ती नहीं किया। कताइयां क्यों हो रही हैं कि जो 10-10 बंदे हैं, 20-20 बंदे, उनका काम अस्पतालों में 1-1 बंदा कर रहा है। अच्छा, इतनी शॉर्टेज है।
डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की भी शॉर्टेज है, टेक्निकल स्टाफ की और एक्सपर्ट्स की भी शॉर्टेज है। अब हुकूमत पहले उनको वसाइल दे, उसके बाद उनको डंडा दे, फिर उन्हें फारग करे। अब तो देखें, अगर किसी स्टोर में 10 बंदों की जरूरत है तो वहां एक बंदा काम कर रहा है। सही। जब उनके पास मेन पावर्स ही नहीं है, उनके पास वसाइल ही नहीं है, तो रिजल्ट कहां से आएंगे? आपने पाबंदी लगाई हुई है भर्तियों पे। अच्छा सर, इसका बनने क्या वाला है? 2 करोड़ 23 लाख रुपए, 2 करोड़ 23 लाख तो मेरा ख्याल है इनके लिए ऐसे ही है कि जैसे देखिए, एक उन्होंने दरखास्त की है कि स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल कमेटी बनाने की। वो अगर कमेटी ना हुआ, कमेटी ना हुआ, तो फिर अगर ये वाकई ऑडिट पैरा सेटल नहीं होने वाला तो फिर ये पंजाब असम्बली में जाएगा। ठीक है। वहां से फिर इनको जो है ना, वो आस्ता आस्ता पहले ये इंटरनल जो इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर महकमा सेहत की जो ऑडिट टीम है वो करेगी। अगर जितने पैरे सेटल हो गए तो ठीक है, तो अगर नहीं हुए तो पंजाब असम्बली को भेजेगी। वो पंजाब असम्बली बाद फैसला करेगी। कितना टाइम लगेगा? ये देखें, अभी तक 2020 के जो पैरे हैं कई अभी तक चल रहे हैं, वो भी सेटल नहीं हुए, वो भी पड़े हैं। तो भूल जाए फिर इसको भी। मेरा ख्याल है कि भूलना नहीं चाहिए। इस पे निशाने जो भी जिम्मेदार है उसको निशाने इबरत बना देना चाहिए। तारीख इतनी ताखीर क्यों है? 2020 के आप कह रहे हैं कि जो पैरस थे वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए, 6 साल बाज महकमों तक 2015-16 के अभी तक ऑडिट रिपोर्टें पड़ी हैं, उस पे कुछ नहीं हुआ। क्यों? वजह यही है कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। 6 महीने, हद से ज्यादा 1 साल, बड़ा टाइम है सर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन देखें, ये जो ऑडिट है ना 2024-25 का है, नंगा अब हुआ है 26 में। ये 24-25 को जो परचेज थी उसमें ये पैरिस थे। अब लड़ाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन में और यूनियनों में और एडमिनिस्ट्रेशन में लड़ाई हुई, बीच के किसी बंदे ने बगावत कर दी और ये आ गया। तो देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि मैं अस्पताल की बदकिस्मती है ये। अच्छा। कि ये बहरानों से बाहर ही निकल सका। चीफ मिनिस्टर खुद गई वहां पर, आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर वहां गई, एक एमएस जो प्रोफेसर था, एक नया तजर्बा किया अली जान ने कि प्रोफेसर को लगा दिया। तो उसको उन्होंने कहा जी मेरा दिल करता कि मैं आपको गिरफ्तार करा दूं। एक नया तजर्बा था ना कि जनरल कैडर की जगह उन्होंने टीचिंग कैडर को दे दिया। अब इस अस्पताल की बदकिस्मती कह लें कि साल से मैं तो ये कहता हूँ कि इनको क्या कोई बंदे का पुत्र ही नहीं मिला कि जो अस्पताल को बेहतर अंदाज में चला सके। एक और चीज मैं आपकी इजाजत से कि देखिए, मेयो अस्पताल बरसगीर का सबसे पुराना मरकज़ सेहत है। ठीक है। और सबसे बड़ा, जिसके को 3000 के करीब, पहले 2400 थे, अब 3000 के करीब बेड हो गए। अब एक एमएस के बस में नहीं है इतने बड़े अस्पताल को संभालना। डिवाइड कर दें। अब चाहिए ये कि अगर वाकई चीफ मिनिस्टर भी इस पे मुखलस है कि इसको बेहतर करना है तो इसके 4 टोटे कर दें। सर एक बंदा है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, आप 3000 के बेड की बात कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ। खैर हमारा टाइम, जावेद साहब, जिसमें 30,000 एम्प्लॉई हैं, किस कंपनी में 30,000 एम्प्लॉई हैं? अगली नशिस्त में जो है वो हेल्थ सिस्टम पे फिर बात करते हैं कि पहले तो हमने जो हेल्थ सिस्टम है उसको डिवाइड किया, अब क्या अस्पतालों को डिवाइड कर देना चाहिए? मजीद जो है वो बड़े लोग, मतलब जो एमएस लोग हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 कर देना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज के हालात बेहतर हो जाए। खैर इस पे मजीद भी बात होगी, लेकिन अभी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये कहते हैं ना कि जेड़ा पन्नो ओही लाल है, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे सरकार के जो इदारे हैं ना, ये मिसाल उन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि किसी इदारे की बात कर ले और वहाँ से करप्शन ना निकले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिजली की तकसीमकार कंपनीज की बात कर लें, फेस्को से बड़ी खबर आई है, 12 अरब रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन, और कब हुई? 2007 से 2015 के दौरान, और 2026 में रिपोर्ट हो रही है। एफआईए तब से इन्वेस्टिगेट कर रहा है और 2026 में आकर जो है वो अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा सनती यूनिट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की। 2007 और 15 के दौरान 2 सीईओज फेस्को रहे जी, खुर्शीद आलम और अहमद सईद अख्तर, जो इस वक्त दोनों ही ज़ेरे हिरासत हैं और दोनों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। ये फेस्को के वो सीईओज हैं जो 2007 से 15 के दौरान तैनात रहे
और मुबैना तौर पर एफआईए की जानिब से ये बताया गया है मुकदमे में कि ये दोनों सीईओज ने मिलकर सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और उनके मालिक जो मियां इदरीस हैं उनके साथ मिलकर बड़ी तादाद में जो बिजली के यूनिट हैं उनमें गड़बड़ की है। यानी वो महंगे दामों खरीदे गए, सस्ते दामों बेचे गए। ये जो सर्कुलेशन ऑफ यूनिट्स है इसमें गड़बड़ की गई है। अब ये मामला जब सामने आया है 12 अरब रुपए मुबैना तौर पर एक ज़िले की करप्शन सामने आ रही है, तो सोचिए कि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज हैं अगर उनकी खोज में कोई इदारा लग जाए तो क्या क्या मामला सामने आ सकते हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ खालिद मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खालिद मलिक साहब, 2007 से 15 के दौरान इस इंडस्ट्री के मालिकान के जानिब से फेस्को के साथ मिलकर बड़ी तादाद में यूनिट्स की हेर फेर की गई। क्या इन्फॉर्मेशन है सर आपके पास? जी, बात का जो केस है सितारा ग्रुप केमिकल के जो मालिक हैं ना मियां इदरीस, हाँ, वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल। फैसलाबाद के मरूफ सनतकार हैं और सितारा केमिकल के मालिक भी हैं। मियां मोहम्मद इदरीस साहब जो कि बैरून मुल्क पानी से कबल एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए की बिजली चोरी का मुकदमा है, उनमें गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक इसी केस में एफआईए ने कार्रवाई करते हुए फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान को भी, जिनका नाम खुर्शीद आलम और सईद अख्तर है, वो भी हिरासत में ले लिया गया है। ठीक। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर मिली भगत से अरबों रुपए की बिजली चोरी में सहूलत फराम की। ताहम इस मामले में मुतल्लिका अदारों की कानूनी कार्रवाई जारी हैं। अदालत अदाने मुलजमों का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है और खत्मी फैसला तो अदालत ही करेगी। वाज़ेह रहे कि मियां इदरीस साहब का जो शरीफ खानदान से बड़ा करीबी तल्लुक बताया जाता है। अच्छा खालिद मलिक साहब, सर हमें ये बताइए कि आपने बता दिया है कि एफआईए इस वक्त इस केस के पीछे है, गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। मियां इदरीस को भी लाहौर एयरपोर्ट से वो दूसरे मुल्क जाना चाह रहे थे लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है। सर हमें फेस्को की बताइए, फैसलाबाद में रहते हुए फेस्को किस तरह का काम कर रही है, बिजली का निज़ाम कैसा है, क्या बिजली ज़्यादा देर गायब रहती है, आ जाती है, कोई शिकायत होती है, आपकी वो शिकायत सुन ली जाती है, बर वक्त हल हो जाता है, या फिर लेस्को की तरह, लाहौर वालों की तरह फैसलाबाद वाले भी फेस्को से तंग है? इसी तरह इस वक्त तो फैसलाबाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, अमरकून साहब का नाम है, वो भी बनेंगे अपने रैंकर के तौर पर पहुंचे हैं चीफ फेस्को की सीट पर। लेकिन जो फैसलाबाद के जो बासी हैं, जो अवाम है ना, उनसे गैर मुतमिन, वो कह रहे हैं बिजली की जो है ना रवानी वो तो बहुत मुतासर है। मुझे उनको बहाना ये होता है कि मौसम की खराबी है, फलां का मैं ट्रिप करके आया, यूँ हो गया। लेकिन ये इस महकमे में करप्शन का बहुत बड़ा का ना जाल फैला हुआ है। ठीक है खालिद मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एफआईए या फिर हमारे जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं जो इस तरह के मामलात पे जिन्होंने नज़र रखनी है वो 11 साल तक सोते रहे। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे कहीं पे बैठे हुए कि नस्ला टावर आप गिरा देते हो, गरीबों की ज़िंदगी भर की कमाइयाँ आप उजाड़ के रख देते हो और उसके बाद आप कहते हो कि गलत फैसला हो गया। इस्लामाबाद का मोनाल रेस्टोरेंट आप गिरा देते हो, उसके बाद आपको एहसास होता है फैसला गलत हो गया। फेस्को की अब ये मुबैना तौर पर 2007 से 15 के दौरान ये करप्शन हुई है, ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, लोगों के वहाँ पर बिजली के मीटर नहीं लग रहे, लोगों की ज़रा से मसाइल जो हल करने को कोई तैयार नहीं है, और इतने बड़े लेवल पे कि 12 करोड़ की करप्शन हो रही है और आपको 11 साल के बाद होश आ रही है कि भाई ओ हमारी अभी आँख खुली है, ये तो 2007 से 2015 के दौरान जो है ये हो गया। ये तो इदारों की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क है कि जब हो रहा था तो आप क्यों सोए हुए थे, तब आपको क्यों नहीं पता था। अगर अभी ये मामला सामने आ रहा है तो इसके बाद इस मामले का होगा क्या, कौन उस वक्त लाइनमैन था, कौन सुपरिटेंडेंट था, किसने ये मिली भगत की, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से निकालेंगे। उसके बाद इस तरह के केसेस में जो है वो जब प्रॉपर शवाहिद नहीं होते, सबूत नहीं होते, तो फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। यानी सिर्फ थोड़ा सा आप टाइट करते हैं, हो सकता है कि आपस में कोई लेन देन का ही मामला हो, कोई आपस में जो है वो सेटलमेंट ना हुई हो, तो थोड़ा सा स्क्रू करने के लिए, थोड़ा सा टाइट करने के लिए इस तरह के मामले सामने लाए जाते हैं। जैसे सेटलमेंट होती है तो फिर सारे के सारे कहते हैं जी नहीं जी ये तो गलती हो गई। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कामरान हमीद सीनियर सहाफ़ी फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये
बिजली की खरीदो फरोख्त 2007 से 15 के दौरान होती है और 2026 में एफआईए जागती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया है। जी, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अजला हैं या जो बड़े सिटी है ना, वहाँ पे कहा जाता है कि जो फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो चोर रास्ता लाजमी निकालते हैं, कोई ना कोई शॉर्ट रास्ता निकालते हैं ऊपर उड़ने के लिए। लेकिन इतना बड़ा तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पर ये एक बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान की पहचान बना हुआ पूरी दुनिया में, सतारा केमिकल्स और सतारा एनर्जी जो है, ये इतने बड़े लेवल पे करप्शन की जद में आ जाएगा। तो ये एक बहुत जो मामला है वो बहुत ना एक खरीदो फरोख्त का गोर धंधा है, जिस तरह के हम फिल्मों में देखा करते थे कि जो है ना जो जमा तफरीक का मामला करते थे। तो उसके बाद ये जो मामला सामने आया कल, जो है सोशल मीडिया पे सबसे पहले ये चलता रहा कि जो सतारा एनर्जी के सीईओ है मियां अदरीस साहब, उनको लाहौर एयरपोर्ट पर अमेरिका जाते हुए रोक लिया गया है। तो उसके बाद जो एफआईए टीम उनको लेने जा रही है। सारा दिन अफवाहों में रहा दिन, तो सहाफ़ी जो थे वो अपने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करते रहे इसको कि क्या मामला है कैसे। तो फिर शाम को एक एफआईआर भी एफआईए की जानिब से सामने आई कि इस तरह ये मुख्तलिफ जो डायरेक्टर्स हैं सतारा केमिकल्स और सतारा एनर्जी, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर दी गई है और 3 साबिक फेस्को के चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दे दी गई है 12 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम में। उस पर अभी तक तफ्तीश हो रही है, अभी उसमें क्या निकलेगा कैसे होगा ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मियां दरीस है, आज की जो ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मियां दरीस जो है उन्होंने अपनी एक जमानत जो है वो एफआईए कोर्ट में दायर कर दी थी, जिस पर 3 अगस्त तक उनको टाइम भी दे दिया गया है। अब वो शामिल तफ्तीश होंगे, अब इस केस का मजीद क्या बनता है और क्या किस करवट जाता है। तो कामरान हमीद, इस केस का क्या बनेगा वो तो यकीनी तौर पर आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं तो मुसलसल ये सोचे जा रही हूँ कि 2007 और 15 के दौरान ये हेरफेर होती है बिजली यूनिट्स में, ये मुबैना तौर पर 12 अरब की करप्शन होती है। 11 साल के बाद एफआईए जागता है, 11 साल के बाद हमारे इदारों को पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। किस तरह से ये सबूत लाएंगे, कहाँ से शवाहिद जमा करेंगे, उस वक्त कौन कौन मौजूद था? 2 आपने फेस्को चीफ्स को तो उठा लिया है, कौन लाइन सुपरिटेंडेंट था, कौन लाइनमैन था, कौन से लोग थे जो मुबैना तौर पर इसमें मुलव्विस रहे, उन सबको किसने पूछना है? अच्छा, इसमें आपको ये एक चीज बताता चलूं कि इसमें एक ना बहुत मजेदार सी चीज ये है कि इस बड़े लेवल के केस में ना तो कोई लाइन सुपरिटेंडेंट आ रहा है, ना कोई लाइनमैन आ रहा है, ना तो कोई छोटा हमला तो इसमें बेचारा इन्वॉल्व ही नहीं है ना। तो जो सतारा एनर्जी के जो सीएफ थे ना, सतारा एनर्जी वाले एक महंगी बिजली बना के वो वाडा को बेचते थे, फिर वो फेस्को को सस्ती बिजली बेचते थे और वो फिर जो सतारा केमिकल्स है वो महंगी बिजली उनको कर लेते। ये एक ना अल्फाज का और सिर्फ ये आदादो शुमार का गोर्ख धंधा है जिसमें तकरीबन 12 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की गई है। और जो सवाल आपने किया कि जी ये इतने 15 साल बाद या इतने सालों बाद एफआईए को होश आया, अच्छा इंक्वायरी जो है ना अदारों की वो बैक स्टेप पर चलती रहती है, सोर्स रिपोर्ट्स बनती रहती हैं जिसपे अदारे अपने अपने काम करते रहते हैं। लेकिन हर दौर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अप्रोच कर लिया जाता है, कोई अफसरान को अप्रोच कर लिया जाता है या अदारों में अप्रोच किया जाता है। तो उस लिहाज से वो केस है ना वो चलते रहते हैं, लेकिन बैकडोर में वो कभी भी रुकता नहीं है अदारों का काम। लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ कि अदारों का काम चल रहा था, जैसे जैसे काम होता रहा, काम कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही वो उस वक्त के जो अब बड़े लोग हैं जिनकी नजर में ये केस आया, जो चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान का कुछ बनना चाहिए, तो जब उनके नोटिस में ये लाया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ये जो फैसलाबाद के सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन बने हैं उनको उन पर हाथ डाला। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अदारों की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यहाँ पर साफ्ती हल्के वहाँ पे भी बातचीत होती है, ब्यूरोक्रेसी में भी हमारा मिलना जुलना होता रहता है, आज भी हुआ। तो वहाँ पे भी यही कहा जा रहा था कि इतने अगर बासर लोग पर अब हाथ डाला गया है तो लाजमी बात है इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि पिछले साल भी इन्हीं दिनों में फैसलाबाद में 100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस निकला था एक ना, वो साइबर क्राइम का बहुत बड़े लेवल पर क्रेज था। वो उसके कई ममालिक के लोग यहाँ पर बैठ के साइबर क्राइम कर रहे थे, वो कॉल सेंटर चला रहे थे, वो एक जो हुकूमती ओहदेदार थे उनकी वो जो थी ना वो उसमें गिरफ्तार भी हुए, फिर उनको जमानत मिल गई, फिर उस केसों का भी अभी तक वो चल रहे हैं। लेकिन वो भी इतने बड़े लेवल पे केस थे कि ऐसे केस बैकडोर पे चलते रहते हैं, उनकी सोर्स रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट बनती रहती है, लेकिन कार्रवाई जरूर की जाती है जब कभी ना कभी वक्त जरूर आता है। और ये तो वैसे भी कहा जाता है कि जो भी करप्शन है या कोई मारदार का पैसा है वो कहीं ना कहीं पे बाहर जरूर निकल आता है।
ठीक है कामरान हमीद, मुझे ये बताइएगा, पहले भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, खालिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर है, तो कहीं ना कोई गड़बड़, बिजली क्योंकि एनर्जी इतनी महंगी हो गई है तो सीधे रास्ते पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि कुछ बचत नहीं होगी, कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होती है। मुझे ये बताइए कि आम लोगों की ज़िंदगियां वहाँ पर, जो घरेलू सार्फिन है जिनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनकी ज़िंदगियां क्या फेस्को की वजह से सुकून में है? नहीं, ये तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि चले इतने बड़े प्रोग्राम में चलते चलते एक आम आदमी की बात भी हो जाए। तो फेस्को की वजह से आम आदमी की जिंदगी कैसे आराम से हो सकती है कि मेरा अपना जो बिल है वो 200 यूनिट के बाद उसको पर लग जाते हैं, तो जो रईस लोग हैं या बड़े लोग हैं, वो जो बड़े जो आपके बिजनेस टाइकून है, वो अरबों रुपए की चोरी भी करते हैं। अभी फैसलाबाद में भी इन्होंने पिछले दिनों में फेस्को ने काफी सारी रिकवरी की, लेकिन अभी भी काफी कह लें कि ना करोड़ों रुपए से जायद के जो इनके पैसे हैं वो मुख्तलिफ अदारों की तरह पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बिजली चोरी की भी देखने में आता है। ठीक है कामरान हमीद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और फेस्को की बात हो रही थी, लोगों को सहूलत नहीं मिल रही, वही पुराना बौसीदा निज़ाम है, आंधी बारिशों के मौसम है, आवाम की नहीं सुनी जा रही। लेकिन दूसरी ही जानिब करप्शन का भी बाजार गर्म है, जो कि अब रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन वक्त बताएगा कि इस रिपोर्ट का बनता क्या है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत का दारुल हुकूमत है जी नई दिल्ली, जहाँ पर मुबैना तौर पर पेपर लीक हुए, स्टूडेंट ने एहतजाज किया, सड़कों पर निकल आए, तकनीकी खराबियों के जो महकमा स्कूल एजुकेशन में हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले जो तलबा हैं, पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उनकी कोई मार कुटाई की है, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की है, जिसके बाद मामला अब बिगड़ गया है। अब स्टूडेंट जो है वो ज़िद में आकर रोड्स पर निकल आए हैं और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, क्या वो तालीम दुश्मन बन चुकी है? वो अब क्या बच्चों को मारेगी? पहले तो वो दुनिया में जो है वो जहाँ जहाँ ख़राबी हो रही है उसमें पूरा हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या अब वो अपने मुल्क के नौजवानों को भी अपने खिलाफ कर लेगी? इस पर बात करेंगे। हैदर हयात सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैदर, स्टूडेंट एहतजाज नहीं कर सकते क्या? इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, सख्ती हो गई है कि आप बाहर निकल के अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो शक नहीं, भारत में इसका जो बरसर-ए-इक़रार है वो इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन का शिकार है, और वहां पर एक के बाद एक ऐसी हरकत उनकी हुकूमत कर रही है जो मैं समझता हूँ कि उनको उनके खात्मे के करीब लेकर जा रही है। ये जो मामला है ये कोई छोटा मसला नहीं था। भारत के स्टूडेंट्स की का पूरा फ्यूचर जो है वो स्टेक पर लगा हुआ था। नीट जो लीक थे ये, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेटर ऑन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो मोदी के इशारों पर नाचता है, वो भारतीय नौजवानों को कॉकरोचेस से तशबीह देता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, और महज 7-8 रोज में उस पार्टी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी की कंबाइंड जो फॉलोइंग थी उससे ज्यादा हो चुका था। तो ये बुनियादी तौर पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भारत का नौजवान जो भारत का मुस्तकबिल है वो खुद को डिसएसोसिएट कर रहा है अपनी हुकूमत के साथ। वो समझता है कि ये जाहिल घटिया तबका उनके बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से अच्छे फैसले नहीं ले सकता। और हमने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी वो जब अमेरिका से वापस भारत पहुंचते हैं और जो पहला प्रोटेस्ट कॉल किया कॉकरोच जनता पार्टी में, उसने सबसे पहले प्रोटेस्ट में मुतालबा किया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो बुनियादी तौर पर सारे स्कैम्स के पीछे ये बहुत बड़ा भारत के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इसमें जब नौजवान तबका जो है वो उसके गमो गुस्से में शदीद इजाफा हुआ, जिसने भारत के लिए ठीक ठाक सर्व किया आलमी सतह पर, भारत की पॉजिटिव प्रोजेक्शन की, वो सारे मामले पर हंगर स्ट्राइक पर 28 जून को। तो उसके बाद उसकी 20 रोजा हंगर स्ट्राइक के बाद जिस अंदाज में उसको बेइज्जत करके भारत में नई दिल्ली की पुलिस ने
और उनके साथ सीआरपीएफ जो भारतीय आर्म फोर्सेस एक जो है वो उनका एक आप विंग उसको कह लें, ये वही सीआरपीएफ है जिसके 40 जवानों को मोदी ने पुलवामा में फॉल्स फ्लैग के जरिए हलाक करवाया था और उसके बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया था। तो सीआरपीएफ ने सोनम वांगचुक को वहां से गिरफ्तार किया, बेइज्जत किया और उसके बाद नौजवान भारत का वो मजीद इंस्टिगेट हुआ और आज वहां पर आलम ये है कि भारतीय नौजवान ये कह रहा है कि हम भारतीय पार्लियामान को उखाड़ देंगे। इस कदर वहां पर मिसट्रस्ट है और इस कदर गुस्सा है, इस कदर जो है वो समझते हैं कि हमारी ये जो जाहिल हुकूमत है और बिलखुसूस इसमें जो शैतानों का टोला जिसको लीड कर रही है नरेंद्र मोदी, ये घटिया जाहिल ये भारतीय खुद अब समझ रहे हैं। हैदर हयात, एक तो जो मिनिस्टर के खिलाफ जो है कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया, फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए गए, बंद किए गए, उड़ाए गए, यानी पूरी फोर्स लगाने की कोशिश की गई। ये नौजवानों में जो फ्रस्ट्रेशन है, हैदर आपको लगता है कि क्या ये अचानक आई है या फिर ये साल की फ्रस्ट्रेशन है और अब ये मौका आन पहुंचा है कि अब वो लावे की तरह उबल रही है? जैसे आप सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की भी बात कर रहे थे, फिर उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात हो रही है, उसके पहले नौजवानों ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। ये फ्रस्ट्रेशन एकदम से तो नहीं आई जो रोड्स पे इतना बड़ा हंगामा हो गया है सरकार के खिलाफ भारत में? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल एकदम नहीं आई और ना ही ये जो सिलसिला है ये एकदम जो है ये इनिशिएट हुआ है। ये साल से जो ये जाहिल टोला वहां पर बरसर इक़्तिदार है, ये वहां से ये सिलसिला शुरू होता है जब 2014 में पहली मर्तबा ये जाहिल भारत में इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ग्रेजुअली वहां पर चीजें किस तरीके से खराब हुई और फिर जो भारत के अंदर बबल्स बनाए गए बुनियादी तौर पर उनकी जो गोदी मीडिया ने बीजेपी के लिए और दिखाया ये दुनिया को कि शायद भारत जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है। हमने राइजिंग इंडिया की बड़ी बातें सुनी, तो वो जो सारे बबल्स थे वो एक के बाद एक फट रहे हैं। ना भारतीय इकोनॉमी जो भारतीय हुकूमत दिखाती है आलमी सतह पर उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। सिमिलरली आज भारत का एजुकेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट्स बैठकर उसको जो है वो एज एन एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं, वो इस बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है कि दुनिया के हर अच्छे इदारे में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बुनियादी तौर पर एक्सपोज करता है भारत के एजुकेशन सिस्टम की कोताहियों को। अब आप देखिए ना कि कनाडा में इस वक्त 74% से ज्यादा जो है वो रिजेक्शन रेशो है इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा के हवाले से। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने उनका प्रोसेसिंग टाइम 99 डेज तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया ले गया है। सिमिलरली शेंजन वीजा हो, अमेरिकन F1 वीजा हो, दुनिया में सबसे ज्यादा रिजेक्शन इस वक्त इंडियंस को फेस करना पड़ रही है। दुनिया दुदकार रही है इनको, हकारत की निगाह से देख रही है, इनको थू-थू कर रही है इन पर। दो सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी दुनिया जो है जहां पर मोदी सरकार जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया बता रही है कि तुम क्या कर रहे हो। एक तो सवाल ये है कि ये जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो तासुब दिखाया जाता है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, फिर माइनॉरिटीज़ के साथ, ना सिर्फ मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ वहाँ पर जो सलूक होता है। और एक और सवाल ले लीजिए कि ये जो फुटेजेस स्क्रीन पे चल रही हैं ये तो बड़ी दिल दहला देने वाली हैं कि वहाँ की ये जो गुंडा पुलिस है इनके हाथ इतने खुले हुए हैं कि वो सरेआम स्टूडेंट्स को मार रही हैं इस तरह से बिना किसी खौफो खतर के। आपको आगाज में मैंने बताया कि ये सिर्फ भारत में नहीं, दिल्ली की पुलिस ये सब कुछ नहीं कर रही, ये उनकी आर्म्ड फोर्सेस मिलकर ये सब कुछ कर रही, क्योंकि भारतीय फौज जो है वो इस वक्त बीजेपी का एक मिलिटेंट विंग बनी हुई है। वो भारत की हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ सारे काम कर रही है मोदी के लिए। आलम यह है कि यहाँ पे एक के बाद एक ऐसा जो है वो आर्मी चीफ आ रहा है जो आरएसएस और बीजेपी की फिलॉसफी को फॉलो करता है, जो आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हों, जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव करते हों, जो मुसलमानों से बाकी दीगर अक़लियतों से नफरत करते हों। तो जब ये सोच जो है वो आपको लीडरशिप में दिखाई देगी तो चीजें नीचे फिर इसी तरह खराब होगी। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है और डेस्परेशन है स्टूडेंट्स की, ये क्लियरली बता रही है कि ये साल हर साल से चीजें यहाँ पर खराब होती चली जा रही हैं और ये सिस्टम अब इस नहज पर पहुंच के, अगर एक आम स्टूडेंट ये समझता है
कि अब उसको पार्लियामान को उखाड़ फेंकना चाहिए, इट मीन्स कि उसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो लोग जो इस वक्त सिस्टम को चला रहे हैं, जो शैतानों का टोला इस वक्त भारत में इक़्तिदार में है, वो उनकी बेहतरी के लिए कुछ करेगा। देखें, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी ज्यादा है, वहां पर अगर वसाइल ज्यादा है तो मसाइल भी ज्यादा है, लेकिन उन मसाइल का बंदोबस्त बेहतर अंदाज में करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। भारत की जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भारत के नौजवानों के या भारतीयों के गिर्द नहीं घूमती, वो अडानी और अंबानी और मोदी के कुछ गुजराती दोस्तों के गिर्द घूमती हैं। और आज भारत के अंदर देखिए ना, ये जो फुटेजेस आप चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मैंने मल्टीपल आज वीडियोस देखी जहां पर जब इंडियन मेन स्ट्रीम चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग के लिए गए तो नौजवानों ने उनको घेर कर गोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी की। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो और गोदी मीडिया पर आप जाकर देखें कि वहां पर आप इन नौजवानों को, मैंने एक दो दफा जब कॉकरोच जनता पार्टी से मुतल्लिक गुफ्तगू की तो भारतीय गोदी एंकर्स का आलम यह था कि ये तो कॉकरोचेज हैं, इनको स्प्रे मारकर खत्म कर देंगे। जब ये अप्रोच आपके मीडिया की हो जो आपकी हुकूमत की इमाम पर इस तरह की जो चीजों का प्रचार कर रहा हो, तो फिर नौजवान एंड ऑफ द डे यही करता है जो आज भारत में हो रहा है। आज ये सिलसिला नई दिल्ली में है, कल ये भारत के दीगर शहरों तक बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि अगर भारत में मोदी हुकूमत ने नौजवानों के आगे सरेंडर ना किया तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आज भी देखे ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी के उन करोड़ों लोगों को कहते हैं कि ISI के एजेंट हैं। ये जो लोग भारत में मोदी हुकूमत को एक्सपोज करते हैं, ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान के इमाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये मोदी हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकना है। ये घटिया जाहिल इस काबिल नहीं है कि 1.5 अरब लोगों की आबादी के हवाले से ये अच्छे फैसले कर सके। भारत का नौजवान ये समझ गया है और अब चूंकि ये सोच वहां पर डेवलप हो गई है, मैं नहीं समझता कि अब मोदी का इक़्तिदार जो है वो भारत में वो मजीद लंबा हो। मुझे इसका इक़्तिदार खात्मे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और उसका खात्मा बहुत अच्छे नोट पर नहीं होगा। इसको दिल्ली के चौकों चौराहों पर नंगा लटका कर भारतीय नौजवान जो है वो इसका वो हशर करेंगे कि ये भारत के अंदर इसको एक एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। जो सलूक इस वक्त वहां पर माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा था, और अब भारत का वो नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी हुकूमत की जानिब देख रहा है, और जब हुकूमत उसको इस तरीके से ट्रीट कर रही है तो आप इस चीज को जहन में रखें कि आगे जो है वो मोदी की मुश्किलात में इजाफा होगा। और भारत जो है ये, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि मोदी वो शख्स है जो भारत की तबाही के साथ साथ भारत की तकसीम का भी जो है वो बाइस बन सकता है। हैदर हयात, टुकड़ों में तकसीम होगा। एक्सट्रीमिज्म, अक़लियतों से नफरत करना, आर्मी का इन्वॉल्व होना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर आज का नौजवान जो कि डिजिटल दौर का नौजवान है वो बड़ा बाशऊर हो गया है। वो किसी भी तौर पर किसी आम इंसान को नफरत करने के बयानियों को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो उसको जो है वो अक्सर मुस्तरद कर देता है। मुझे ये बताइए, एजुकेशन सिस्टम पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया? देखें, एक एग्जाम मिस्टेक हो गया या इसमें कुछ लोग मुलव्वस होंगे, एक के बाद एक एग्जाम लीक हो रहा है, एक के बाद एक एग्जाम लीक हो रहा है, और ये हर आने वाले दिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ चीजें डिस्कस होती हैं, प्रेशर में आके ये चीजों को बेहतर नहीं कर रहे। ये ऐसे घटिया लोग हैं कि ये उसके ऊपर शर्मसार नहीं है, ये इस तरह के जलील लोग हैं कि ये उसको और बढ़ चढ़ कर उन मामलों को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो शैतानों का टोला भारत में फैसले कर रहा है, ये एक के बाद एक फैसला गलत हो रहा है इनका, और इनके अपने गले पड़ रहा है। ये वाला मामला भी अगर जो है वो ना लिया उससे, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये एक इस्तीफे से मल्टीपल इस्तीफों तक बातें जाएंगी। और अगर वहां पर भी मोदी हुकूमत ने सरेंडर ना किया, इनका एक एक वजीर, एक एक मेंबर, उसको उनके घरों से निकालकर लोग उनका वो असर करेंगे। बिल्कुल, हालात हैदर हयात इसी तरफ जा रहे हैं जैसा आपने कहा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और यकीनी तौर पर ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में जो आज का नौजवान है उसको छेड़ना या फिर उससे अपनी बात मनवाना और गलत बात मनवाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। पहले काकरोच जनता पार्टी लड़कों को, मतलब नौजवानों को काकरोच कह दिया गया कि ये तो गली के नाली के जो हैं वो कॉकरोच हैं। ये तो इस तरह का एक बयान सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी बनी। हमने देखा कि दिनों में उसके जो है वो मिलियन व्यूज़ आए। उसके बाद भारत को जो है वो मोदी सरकार को मुसीबत पड़ गई, अकाउंट्स हटाए, पूरी फोर्स का इस्तेमाल किया।
अब पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, आपने उनको मारना शुरू कर दिया। यानी नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि स्टूडेंट के अंदर जो मुसलसल कई सालों से लावा पक रहा था, अब वो उबल के बाहर आ रहा है और वो लावा यकीनी तौर पर मोदी सरकार को जलाकर राख कर देगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।